हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ जुरिसडिक्शन। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आते हैं जुरिसडिक्शन के बारे में। जुरिसडिक्शन हैज नॉट बी एक्सप्लेन इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। जुरिसडिक्शन जो है वो सिविल प्रोसीजर में कहीं पे भी एक्सप्लेन नहीं किया गया है। इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द पावर ऑफ द कोर्ट टू सेटल द मैटर। हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, यानी कि जो कोर्ट की पावर होती है जो मैटर को सेटल करती है, तो उससे हम जुरिसडिक्शन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। जुरिसडिक्शन द वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन टर्म ज्यूरिस एंड डिक्टो। जुरिसडिक्शन जो वर्ड है ये लैटिन टर्म से डिराइव्ड हुआ था, जिसमें टू वर्ड्स आते हैं, ज्यूरिस एंड डिक्टो, जिसका मतलब है आई स्पीक बाय द लॉ। The Indian judiciary has invoked the ancient legal maxim "Ubi jus evi remedium", which means that where there is a right, there is a remedy. इंडियन जुडिशरी में एंशिएंट लीगल मैगजीन इन्वोक थी, वो थी "Ubi jus evi remedium", जिसका मतलब है जहाँ राइट है वहाँ रेमेडी भी है। The judicial forum must have jurisdiction to deal with the matter. जुडिशियल फोरम के पास में जुरिसडिक्शन होना चाहिए कि वो उस मैटर से डील कर सके। जुरिसडिक्शन इज डिफाइंड एज द लिमिट ऑफ जुडिशियल अथॉरिटी और एक्सटेंड टू विच अ कोर्ट ऑफ लॉ कैन एक्सरसाइज इट्स अथॉरिटी ओवर सूट्स, केसेस, अपील्स एक्सेट्रा। जुरिसडिक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि कह सकते हैं कि जुरिसडिक्शन एक लिमिट है जुडिशियल अथॉरिटी की, और कह सकते हैं ये एक्सटेंड करती है कि जो कोर्ट ऑफ लॉ है वो अपनी एक्सरसाइज कर सकती है, अपनी अथॉरिटी सूट्स के ऊपर, केसेस के ऊपर, अपील्स के ऊपर एक्सेट्रा। ठीक है, एक केस है हृदयनाथ रॉय वर्सेस अखिल चंद्र रॉय। इस केस में हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता ने कहा कि जुरिसडिक्शन को डिफाइन किया, उसमें बोला गया कि जुडिशियल पावर ऑफ कोर्ट टू हियर एंड डिटरमाइन द कॉज एंड एडजुडिकेट अपॉन इट। जुडिशियल पावर जो है कोर्ट की वो ये है कि वो हियर सुन सके और डिटरमाइन डिसाइड कर सके जो भी कॉजेज है, कारण जो है, और उसके ऊपर जजमेंट सुना सके। सिंपल वर्ड्स में बोले तो जुरिसडिक्शन जो है रिफर करता है पावर और अथॉरिटी को। किसकी पावर अथॉरिटी? कोर्ट की पावर अथॉरिटी को, कि वो डिसाइड कर सके और हियर सुन सके उस पर्टिकुलर इश्यू और मैटर को। एक और केस है ऑफिशियल ट्रस्टी वर्सेस सचिंद्र नाथ। In this case, the Supreme Court ruled out that jurisdiction must not only include the power to hear, but also the authority to hear and decide upon the questions at issue presented before it, and accordingly take steps to resolve the particular dispute that has arisen between the parties. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने रूल आउट किया कि जुरिसडिक्शन में सिर्फ पावर टू हियर इंक्लूड नहीं है, उसमें ऑथोरिटी भी होना इंक्लूड है। किस चीज़ की ऑथोरिटी? ऑथोरिटी टू हियर एंड डिसाइड। ठीक है, यानी कि जो भी पार्टीज के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स है, ठीक है, उसको रिजॉल्व करने के लिए जो भी स्टेप्स लिए जाएंगे, तो उसको केस को सुनने के और डिसाइड करने की ऑथोरिटी भी कोर्ट के पास में होनी चाहिए। A court having jurisdiction is said to be a competent court, and each country explicitly defines jurisdiction under its legal framework, which indirectly or directly plays an important role for the efficient administration and effective litigation management. एक कोर्ट के पास में जुरिसडिक्शन है तो उस कोर्ट को कॉम्पिटेंट कोर्ट बोलेंगे, और हर एक कंट्री ने डिफाइन करा है जुरिसडिक्शन को अपने लीगल फ्रेमवर्क में, जो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और इफेक्टिव लिटिगेशन मैनेजमेंट के लिए। Therefore, it could be said that jurisdiction in a nutshell means authority, power and competency of court to deal with the matters that are placed before it, and in order to exercise jurisdiction, the existence of jurisdiction is a prerequisite, otherwise the decree passed by a court would be construed as null and void. Jurisdiction का एक्चुअल में मतलब होता है एक ऑथोरिटी है, पावर है, कम्पिटेंसी है और कोर्ट की, ठीक है, वो डील करती है मैटर्स के साथ में। अगर जिस कोर्ट के पास में जुरिसडिक्शन है तो वो जो डिग्री पास करेगी वो तो वैलिड मानी जाएगी, ठीक है। अगर जिस कोर्ट के पास में जुरिसडिक्शन नहीं है और वो डिग्री पास करती है तो उसको नल एंड वॉइड माना जाएगा। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ जुरिसडिक्शन। वैसे तो 10 टाइप्स हैं इसके जुरिसडिक्शन के, लेकिन इसमें 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। स्टार्टिंग के टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन, सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन है, ओरिजिनल एंड अपीलेंट जुरिसडिक्शन। तो हम इस वीडियो में 4 और जुरिसडिक्शन को डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहला है टेरिटोरियल, जिसको हम लोकल जुरिसडिक्शन भी बोलते हैं। अंडर दिस टेरिटोरियल और लोकल जुरिसडिक्शन, द ज्योग्राफिकल लिमिट्स ऑफ अ कोर्ट्स अथॉरिटी आर क्लियर, डेलिनेटेड एंड स्पेसिफाइड।
टेरिटोरियल और लोकल जुरिसडिक्शन में ज्योग्राफिकल लिमिट्स की बात की गई है, ठीक है। जो कोर्ट की अथॉरिटी जो है उसकी कितनी ज्योग्राफिकल लिमिट्स हैं, ठीक है, उसको क्लियरली डिलेटेड स्पेसिफाइड करा गया है, ठीक है। इट कैन नॉट एक्सरसाइज अथॉरिटी बियॉन्ड दैट ज्योग्राफिकल टेरिटोरियल लिमिट। ये जो कोर्ट जो है वो इसके बियॉन्ड यानी कि इसकी जो ज्योग्राफिकल टेरिटोरियल लिमिट के बियॉन्ड एक्सरसाइज नहीं कर सकती हैं। Therefore, it is the authority or power of the court which can be exercised within such defined territory in order to deal with the cases that are arising before the honorable courts or the people deciding. इसका मतलब है कि ये अथॉरिटी है, पावर है कोर्ट की जो एक्सरसाइज करती है उसी टेरिटरी में, ठीक है, जो ऑर्डर जो दिया जाता है टू डील कर सके केसेस के साथ में जो भी अराइजेज हुए हैं बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट्स के सामने या पीपल्स डिसाइडिंग विद इन सच डिफाइंड टेरिटरी इज नोन एज टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। यानी कि जो पीपल्स से डिसाइड रहते हैं उस टेरिटरी में उसी को हम टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन बोलेंगे, ठीक है। These territorial limits are fixed by the government. ये जो territorial limits हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स्ड है और therefore a court situated at a particular place cannot entertain a case which goes beyond its territorial limits. अगर कोई कोर्ट है एक पर्टिकुलर प्लेस पर सिचुएटेड है, ठीक है, तो वो इंटरटेन नहीं कर सकती केस को जो उसकी टेरिटोरियल लिमिट के बाहर जाता है यानी कि बियॉन्ड जाता है, ठीक है। These rules are clearly specified and laid down by the legislature. ये जो rules हैं वो clearly specified हैं और वो लिखे गए हैं लेजिस्लेचर के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर कोई भी ऑफेंस कमिट हुआ है राजस्थान में, राजस्थान की कोई भी डिस्ट्रिक्ट में समझ लीजिए अगर कोई ऑफेंस वहाँ पे कमिट हुआ है तो जो उस डिस्ट्रिक्ट के जो जज होंगे, ठीक है, वो ही उनके पास में ही जुरिसडिक्शन है कि वो उस कोर्ट में यानी कि जो उस कोर्ट में ही उसको वो डिसाइड करेंगे, वो उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं, ठीक है। अगर जैसे कि एक और एग्जांपल मान लो अगर कोई भी क्राइम है वो जैसे कि मध्य प्रदेश में कमिट हुआ है, ठीक है, तो सिर्फ मध्य प्रदेश के बॉर्डर्स में ही यानी कि विद इन द बॉर्डर्स ऑफ द मध्य प्रदेश में ही सुन सकते हैं, उस केस को डिसाइड कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन के बारे में। पिक्यूनरी का मतलब होता है रिलेटेड टू कैपिटल। इसमें एक क्वेश्चन अप्रोच होगा यह है कि वेदर द कोर्ट इज कम्पिटेंट टू ट्राई, कि कोर्ट जो कम्पिटेंट है फाइनेंशियल वैल्यू के केसेस को ट्राई करने के लिए। तो पिक्यूनरी का लिटरली मीनिंग जो है रिलेटेड टू मनी है एंड जो उसका जुरिसडिक्शन होता है कोर्ट का वो डिटरमाइन करता है इनकी डिसाइड करता है बाय द प्लेंटिव वैल्यूएशन इन द प्लेंट, यानी कि जो प्लेंटिव की वैल्यूएशन जो उसने लिखी है प्लेंट में उसके द्वारा उसको डिसाइड किया जाता है। यानी कि प्लेंटिव ने अपने प्लेंट में केस जो है उसका वो है 10,000 रुपये का उसका केस है, तो वो अब जो जुरिसडिक्शन जो तय किया जाएगा उस अब कौन से कोर्ट में जाया जाएगा तो उसका जो पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन देखा जाएगा वो उसके प्लेंट के हिसाब से देखा जाएगा कि इसका केस कितने तक का है, 10,000 तक का है तो उसके हिसाब से कोर्ट देखी जाएगी, ठीक। ये नहीं है कि डिग्री कितने डिग्री 5,000 पे आई है तो ये नहीं है कि हम नीचे वाले कोर्ट में, तो डे डिपेंड नहीं करता कि डिग्री कितने की आई है, ठीक है। बात करती है जो प्लेंट में कितनी वैल्यूएशन लिखी गई है प्लेंटिव के द्वारा। सेक्शन 6 जो है सीपीसी का वो पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन के बारे में बात करता है। इसका जो मतलब वो यही है कि जो कोर्ट के पास में जुरिसडिक्शन होता है किन किन सूट्स के ऊपर होता है, किन सूट के ऊपर होता है अमाउंट ऑफ वैल्यू के ऊपर, जो सब्जेक्ट मैटर की अमाउंट है वैल्यूज़ के ऊपर, और वो उसके एक्सीड नहीं जा सकते उसकी पिक्यूनरी लिमिट से, ठीक है। अब हमने बात करी पिक्यूनरी लिमिट्स, समझ जाइए जुरिसडिक्शन के बाहर नहीं जा सकता है, ठीक है। तो कुछ कोर्ट्स हैं जिनके पास में अनलिमिटेड पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन है, जैसे कि हाई कोर्ट है जिसके पास में कोई भी पिक्यूनरी लिमिटेशंस नहीं है। सेक्शन 15 जो है सीपीसी का वो बात करता है कि कमांड्स ऑर्गेनाइजेशन इन द कोर्ट, यानी कि कोई भी केस है, ठीक है, तो उसे सबसे पहले लो ग्रेड में जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर ये मतलब नहीं है कि जैसे कि कोई केस है मर्डर का तो वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास में चले, ऐसा नहीं है। मतलब ये है जिसका जुरिसडिक्शन जिसमें बैठ रहा है वो जिस कोर्ट में बैठा है, ठीक है। अब किसी कोर्ट अब जैसे कि अब हमें पता है कि मर्डर का केस है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया है तो अब वो सबसे लोअर कोर्ट माना जाएगा। अब जो भी ऑफेंस है उनकी जिस सूट जो फाइल किया जा रहा है तो
उसमें पहले उसका नेचर देखा जाएगा, उसके बाद डिसाइड होगा कि लो ग्रेड का उसका कोर्ट कौन सा है, ठीक है। तभी यहाँ पे कोर्ट ऑफ लो ग्रेड बोला गया है, यहाँ पे किसी पर्टिकुलर कोर्ट का नाम नहीं दिया गया है। ये रेफर करती है सिविल कोर्ट के पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन को। ये कोर्स ऑफ द मेथड जो है वो अफेक्ट नहीं करता कोर्ट के जुरिसडिक्शन को। The main objective of establishing pecuniary jurisdiction is to prevent the court of a higher level from getting burden and to provide assistance to the parties। यानी कि जो मेन ऑब्जेक्टिव जो है pecuniary jurisdiction का वो ये है कि जो हाई लेवल के जो कोर्ट्स उन पर बर्डन ना हो, तो उनको एक असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं टू द पार्टीज के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ए वॉन्ट्स टू एक्यूज बी ड्यू टू अ वायलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू ऑब्टेन ₹5,000 इन बॉम्बे। The Bombay High Court has original jurisdiction and a small causes court with the jurisdiction up to ₹5,000. So a suit to obtain ₹5,000 should ideally be dealt with the small causes court. अभी क्या होता है, ए वॉन्ट टू एक्यूज बी, एक वायलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जो ₹5,000 का है बॉम्बे में, ठीक है। जो बॉम्बे हाई कोर्ट के पास में ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है और स्मॉल कॉजेस कोर्ट के पास में भी जुरिसडिक्शन है कि वो 50,000 तक का केसेस देख सकती है। तो सूट जो होगा 5,000 का जो ऑब्टेन हुआ 5,000 का, वो आइडियली वो डील करेगी स्मॉल कॉजेस कोर्ट, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या बताया कि जो हायर कोर्ट्स उनके पास तो जुरिसडिक्शन है ही है, वो तो देख सकती हैं, लेकिन जो और भी स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स उनके पास में भी है, तो उनके ऊपर बर्डन ना हो हायर कोर्ट्स के ऊपर, इसीलिए स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स बनाए गए थे कि छोटे मामलों को ये भी देख लें। अब बात करते हैं सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन की। The subject matter can be defined as the authority vested in a court to understand and try cases concerning a special type of subject matter। जो सब्जेक्ट मैटर है इसको डिफाइन किया गया कि अथॉरिटी वेस्टेड है कि कोर्ट में जो अंडरस्टैंड समझ सकते हैं, ट्राई करते हैं केसेस स्पेशल टाइप ऑफ सब्जेक्ट मैटर में। अगर हम अदर वर्ड्स में इट मीन्स दैट सम कोर्ट्स आर बैंड फ्रॉम द हियरिंग केसेस ऑफ अ सर्टेन नेचर। कुछ कोर्ट्स हैं जिनको बैन है, मतलब वो कि वो एक कुछ सर्टेन नेचर के केसेस को नहीं सुन सकती हैं। जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्ट्स हैं, उनको डिफरेंट तरह के वर्क्स जो अलॉटेड किए गए हैं डिफरेंट स्टेट्यूट्स के द्वारा। जैसे कि एक स्मॉल कॉजेस कोर्ट है, वो ट्राई कर सकती है सर्टेन सूट्स को, जैसे कि मनी सूट है जो बेस्ड ऑन ओरल लोन पर है, और अ बॉन्ड और द प्रॉमिसरी नोट, ए सूट फॉर द प्राइस ऑफ वर्क डन, ए सूट for recovery of price of goods supplied, but it has no jurisdiction to try the suit for specific performance of contracts, for injunctions, for dissolution of partnership, or suit for partition of immovable property। अब यहाँ पे क्या है कि जो स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स जो हैं वो ट्राई कर सकते हैं सर्टेन सूट्स को, जैसे कि मनी सूट हो गया, ओरल लोन के ऊपर बेस्ड है, कोई बॉन्ड के ऊपर है, प्रॉमिसरी नोट के ऊपर है, या कोई सूट प्राइस ऑफ वर्क डन के लिए है, या कोई सूट रिकवरी ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स के लिए है, तो ये देख सकते हैं। लेकिन उनके पास में जुरिसडिक्शन नहीं होता कि वो कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो, कॉन्ट्रैक्ट उनको नहीं देख सकती हैं, इंजेक्शंस के लिए नहीं देख सकती, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के नहीं देख सकती, शूट फॉर पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के नहीं देख सकती। सिमिलरली उसी तरह ओनली डिस्ट्रिक्ट जज के पास में जुरिसडिक्शन होता है कि वो टेस्टामेंट्री मैटर्स के रेस्पेक्ट में देख सकती हैं, जैसे कि ग्रांटिंग प्रोवेट के लिए और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड डाइवोर्स केसेस को देख सकती हैं। वेयर एस उसी तरह से इन द केस ऑफ अगर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स की बात करें तो फैमिली कोर्ट्स को एस्टेब्लिश करा गया था। अगर हाउएवर द प्लेस वेयर फैमिली कोर्ट इज नॉट, अगर फैमिली कोर्ट एस्टेब्लिश नहीं होंगी तो जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स जो होंगे वो इंटरटेन करे जाएंगे सिविल जज के द्वारा, सीनियर डिवीजन के द्वारा, ठीक है। सेम एज मेंशन ऊपर ये इसी तरह से बताया सब्जेक्ट मैटर को। तो जैसे कि अगर कोई मैटर है वो रिलेटेड टू कंपनी लॉज है, तो वो जो केस है वो फाइल किया जाएगा एनसीएलटी ट्रिब्यूनल में। अगर उसी तरह से कोई सब्जेक्ट मैटर है वो रिलेटेड टू इन्वायरमेंट है, तो वो जो केसेस जो फाइल किया जाएगा वो एनजीटी ट्रिब्यूनल में फाइल किया जाएगा। अब हम बात करते हैं ओरिजिनल एंड अपीलेंट जुरिसडिक्शन। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन refers to the court's authority to take notice of cases that could be decided in these courts in the first instance itself। यानी कि इसका मतलब जो है हम आपको बताते हैं कि कोई भी केस आता है कोर्ट में तो उस कोर्ट का वो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन बनता है, ठीक है। Unlike appellate jurisdiction wherein the courts review the previously decided matter, here the cases are heard afresh। फ्रेश केसेस आया कोर्ट के पास में और उसका ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है, ठीक है, और लेकिन पार्टी उस के जजमेंट से खुश नहीं है,
तो वो अपील करेगी, ठीक है। अपील का मतलब होता है कि रिव्यू करेगी जो प्रीवियसली डिसाइड हो चुका है मैटर उसको, ठीक है। तो उसको दोबारा से सुनेगी जो फ्रेश नहीं है, फ्रेश है वो, ठीक है। अपीलेट जुरिसडिक्शन refers to the court's authority to review or rehearsal the cases that have been already decided in the lower courts. अपीलेट जुरिसडिक्शन जो है रेफर करता है कोर्ट की अथॉरिटी को। किसमें कोर्ट की अथॉरिटी की बात कर रहे हैं? रिव्यू करने की, रिहर्सल करने की केसेस की जो ऑलरेडी डिसाइड हो चुके हैं इन दी लोअर कोर्ट्स में। In the Indian circumstances, both the High Court and the Supreme Court have the appellate jurisdiction to take the subjects that are brought in the form of appeals. अगर इंडियन सर्कमस्टांसेस की बात करें तो जो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों जो कोर्ट्स हैं इनके पास में अपीलेट जुरिसडिक्शन है कि वो सब्जेक्ट्स को ले सकती हैं जो फॉर्म ऑफ अपील के हैं। जुरिसडिक्शन ऑफ अ कोर्ट में भी ओरिजिनल और अपीलेट, जो जुरिसडिक्शन है वो ओरिजिनल भी हो सकता है और अपीलेट भी हो सकता है। अगर इन ओरिजिनल जुरिसडिक्शन की बात करें तो इंटरटेन करेगा ओरिजिनल सूट्स को, अगर उसी जगह अपीलेट जुरिसडिक्शन की बात करें तो वो इंटरटेन करेगा अपील्स को। जैसे कि एग्जांपल है, द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट ऑफ मुंसिफ एंड स्मॉल कॉजेस कोर्ट इज ओनली ओरिजिनल। अगर हम कोर्ट के जुरिसडिक्शन की मुंसिफ कोर्ट और स्मॉल कॉजेस कोर्ट की बात कर रहे हैं, इनका जो जुरिसडिक्शन है वो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है। अगर उसी तरह कोर्ट ऑफ सिविल जज यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो वो एक्सरसाइज करते हैं अपीलेट जुरिसडिक्शन की। अब हम बात करते हैं लैक ऑफ जुरिसडिक्शन एंड इरेगुलर एक्सरसाइज ऑफ जुरिसडिक्शन। Whenever the suit is made before the court, the initial issue is to decide whether the court has jurisdiction to deal with the matter. अगर कोई भी सूट है कोर्ट के सामने आया है तो कोई भी इनिशियल इशू जो है, ठीक है, वो डिसाइड करती है जब कोर्ट के पास में जुरिसडिक्शन होता है कि वो डील कर सके उस मैटर के साथ में। इफ द कोर्ट हैज ऑल द थ्री टेरिटोरियल, पेक्यूनियरी एंड सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन, देन सिंपली द कोर्ट हैज द पावर टू डील विद एनी ऑफ द केसेस। अगर कोर्ट है जिसके पास में तीनों जुरिसडिक्शन है, टेरिटोरियल, पेक्यूनियरी एंड सब्जेक्ट मैटर, देन तो सिंपली कोर्ट के पास में पावर है कि वो किसी भी केसेस को डील कर सकती है। इफ द कोर्ट डजंट हैव एनी ऑफ द जुरिसडिक्शन देन इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ लैक ऑफ जुरिसडिक्शन एंड इरेगुलर एक्सरसाइज ऑफ जुरिसडिक्शन। अगर कोई कोर्ट है जिसके पास में कोई जुरिसडिक्शन नहीं है, देन उस कोर्ट को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? जैसे कि कोर्ट के पास में लैक ऑफ जुरिसडिक्शन है एंड इरेगुलर एक्सरसाइज ऑफ जुरिसडिक्शन है, ठीक। When the court doesn't have jurisdiction to decide the case, then such a decision will be regarded as void or voidable depending upon the circumstances. अगर कोई कोर्ट है जिसके पास में जुरिसडिक्शन नहीं है और वो डिसाइड करती है उस केस को, देन जो सच डिसीजन जो होगा उससे रिगार्डेड, कैसे रिगार्ड किया जाएगा? वॉइड और वॉइडेबल रिगार्ड किया जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस। Thank you so much for watching my video. If anybody have any queries regarding my videos, then put in the comment box. I will definitely give reply to all of you. And keep sharing my videos to your friends and also to subscribe my channel. अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना।